दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी निजी जीवन में कोई परेशानी ना हो। पर कभी कभी इंसान अपने परेशानियों को दूर करने के लिए गलत फैसला कर लेता है और उसकी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी परेशानियां सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझ जाती है। दरअसल आज की कहानी में एक व्यक्ति अपनी इज्जत को बचाने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा गलत फैसला कर लेता है कि जिसकी वजह से एक दो नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कांसीराम नगर और इसी कांसीराम नगर का एक थाना पड़ता है घोरो। घोरो थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दतलाना और इसी दतलाना गांव का रहने वाला है महावीर सिंह। दरअसल महावीर सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा सिर्फ दो बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है अमर और छोटे बेटे का नाम है राजू। अमर जिसकी शादी हो चुकी है, जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है, और राजू जो हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है। दरअसल राजू जो अपने माता पिता का सबसे छोटा बेटा है, इसलिए उसे ज़्यादा लाड प्यार मिलता है और इसी लाड प्यार की वजह से राजू आगे की पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि पढ़ाई छोड़ने के बाद गांव के ही कई सारे लड़कों के साथ दोस्ती कर लेता है और दिन भर जहाँ तहाँ मटर गश्ती करता है, कोई काम धंधा भी नहीं करता है। बात कर रहा हूँ मैं 1 अक्टूबर की शाम के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल राजू जब अपने घर से निकलता है तो अपने पिता से बोल करके जाता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद से राजू अचानक कहीं गायब हो जाता है। देर रात तक भी जब घर पे नहीं आता है, महावीर सिंह जब अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करता है तो अब राजू का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से राजू के परिवार वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर उसे हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। अपनी तमाम कोशिश तो करते हैं, देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक ना तो राजू घर पे आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। इसीलिए अगले दिन 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जयंती होती है, उसी दिन ही महावीर अपने बड़े बेटे अमर को लेकर के इसी घोरो थाने में जाता है और फिर अपने बेटे राजू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो कर लेती है, लेकिन साथ ही साथ महावीर से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे को कौन गायब कर सकता है। इस पे महावीर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे ही पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेश सिंह। दरअसल सुरेश ने ही मेरे बेटे को गायब किया है। महावीर सिंह जब अपने ही पड़ोस का रहने वाला सुरेश का नाम लेता है तो पुलिस उससे इसकी वजह पूछती है। इस पे महावीर सिंह पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, सुरेश सिंह की एक बेटी है जिसका नाम है पायल। दरअसल मेरे बेटे राजू और पायल का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो सुरेश को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए सुरेश ने ही मेरे बेटे को गायब किया है। महावीर सिंह जब इस तरह की बातें कहता है तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं उसके बातों में दम नजर आती है। इसीलिए पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद सुरेश सिंह को थाने में बुलाती है और फिर सुरेश से राजू के बारे में पूछती है। इस पे सुरेश भी पुलिस वालों को जवाब देता है कि हाँ साहब, ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजू का मेरी बेटी पायल के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन करीब 1 साल पहले ही मैंने अपनी बेटी की शादी भी कर चुका हूँ और वो अपने ससुराल में काफ़ी खुश भी है। अब आप ही बताइए कि भला मैं राजू को क्यों गायब करूँगा। सुरेश सिंह जब इस तरह की बातें कहता है तो पुलिस को भी लगता है कि शायद सुरेश बिल्कुल सही कह रहा है। पुलिस सुरेश को छोड़ भी देती है और ये पता लगाने की भी कोशिश करती है कि जो सुरेश बोल रहा था वो सच है या फिर झूठ है। हालांकि जांच पड़ताल में पुलिस को ये मालूम चल जाता है कि सुरेश बिल्कुल सही बोल रहा था। दरअसल 1 साल पहले ही वो अपनी बेटी पायल की शादी भी कर चुका है। जब पुलिस को कहीं से कुछ नहीं मिलता है, उसके बाद से पुलिस राजू को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके राजू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, आखिरकार 1 सप्ताह बाद 8 अक्टूबर को पुलिस को यह सूचना मिलती है
कि दरअसल उठेर बांध के किनारे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है, लेकिन उसका सर वहाँ पे मौजूद नहीं है। घोरे थाने में पुलिस को जब इस तरह की सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ उस बांध के घटनास्थल पे पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे एक डेड बॉडी तो है, लेकिन उस डेड बॉडी पे सिर्फ उसका कपड़ा मौजूद है, लेकिन उसका सर वहाँ पे नहीं था। हालांकि उस डेड बॉडी से काफ़ी बदबू भी आ रही थी, जिसे देख करके अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद उसकी हत्या 8 से 10 दिन पहले की गई होगी। दरअसल उसी वक्त जब पुलिस को रामवीर सिंह याद आता है कि रामवीर सिंह 1 सप्ताह पहले ही अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा करके गया है, पुलिस घटनास्थल पे ही रामवीर सिंह को बुलाती है। रामवीर सिंह जब घटनास्थल पे जाता है और जब डेड बॉडी के कपड़ों को देखता है तो देखकर पहचान लेता है और कहता है कि साहब ये कपड़े मेरे बेटे राजू का ही है। हालांकि कपड़े को तो पहचान लेता है, लेकिन पुलिस यकीन नहीं करती है कि मरने वाला राजू है या फिर कोई और है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सच्चाई पता लगाने के लिए कि मरने वाला राजू है या फिर कोई और, उस डेड बॉडी का डीएनए जांच करवाती है। जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो आखिरकार उस रिपोर्ट से यह साफ साबित हो जाता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि राजू है। पुलिस को जब इस तरह की रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब गुमशुदगी का रिपोर्ट हटा करके हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और सबसे पहले फिर से सुरेश से ही पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात सुरेश की पत्नी मालिनी से होती है। पुलिस जब मालिनी से सुरेश के बारे में पूछताछ करती है तो मालिनी पुलिस वालों का जवाब देती है कि साहब मेरे पति अपने दामाद के पास गुजरात गए हुए हैं। हालांकि पुलिस जब सुरेश से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, उसका नंबर भी नहीं लगता है। जब पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, सुरेश से जब कांटेक्ट नहीं हो पाता है, अब पुलिस को भी शक हो जाता है कि शायद राजू की हत्या कहीं सुरेश ने ही तो नहीं किया है। इसीलिए पुलिस फिर से सुरेश के घर पे जाती है और उसकी पत्नी मालिनी को धमकी देते हुए कहती है कि जितना जल्द हो सके तुम अपने पति को घर पे बुलाओ, और अगर वो घर पे नहीं आया तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दरअसल पुलिस मालिनी को ऊपर इतना काफ़ी दबाव देती है कि आखिरकार मालिनी कैसे भी करके अपने पति से कांटेक्ट करती है और उसे घर पे बुलाती है। 2 दिन के बाद जब इधर सुरेश अपने घर पे पहुंचता है और जैसे ही घर पे पहुंचता है पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सुरेश को गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाती है और जब सुरेश से राजू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो सुरेश भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, राजू की हत्या मैंने ही किया है, पर क्या करता साहब, मेरे सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दरअसल सुरेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो उसके बाद से पुलिस सुरेश के ही तहरीर पे और 3 लोगों को गिरफ्तार करके लाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 1 साल पहले। राजू और सुरेश की बेटी पायल, जो दोनों पड़ोस के रहने ही वाले नहीं हैं बल्कि एक साथ ही पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक साथ ही बड़े भी होते हैं, पर दोनों जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, आखिरकार राजू और पायल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी कुछ भी नहीं मालूम चलता है। समय बेहतर तरीके से गुजरता है। जब भी इन दोनों को मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं, लेकिन राजू और पायल दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये शादी इतना आसान नहीं था, क्योंकि पायल के पिता सुरेश, जो कासगंज के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, अच्छा खासा पैसा वाला था। दरअसल एक दिन राजू जब पायल से मुलाकात करता है तो पायल उसे समझाते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो जल्दी से कोई काम धंधा सीख लो। इस तरह की बातें जब कहती है तो राजू को भी लगता है कि पायल बिल्कुल ठीक कह रही है। इसीलिए राजू पायल से कहता है कि मैं खेती किसानी का तो काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई काम सीखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि दोनों आगे कुछ कर पाते, एक दिन दोनों जब मुलाकात करते हैं, उसी सुनसान जगह पे गांव का रहने वाला एक व्यक्ति इन दोनों को ही आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। गांव का व्यक्ति जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, उसके बाद से इस बात की जानकारी पायल के पिता सुरेश को दे देता है। इधर सुरेश को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी का पड़ोस के ही रहने वाला राजू के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये जान करके सुरेश को भी काफ़ी बुरा लगता है। अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई तो करता ही है,
साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी अड़े हाथों लेता है और साथ ही साथ रामवीर सिंह के भी घर पे जाता है और रामवीर सिंह को धमकी देते हुए कहता है कि तुम अपने बेटे को समझा लो ताकि वो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। जब राजू की शिकायत करता है तो सुन करके रामवीर सिंह को भी बड़ा बुरा लगता है। दरअसल रामवीर सिंह को लगता है कि उसका बेटा इतना काफ़ी नकारा हो चुका है कि कोई काम धंधा भी नहीं करता है और बेवजह गांव में बदनामी भी करा रहा है। इसीलिए शिकायत जब मिलती है रामवीर सिंह अपने बेटे राजू को दिल्ली भेज देता है, क्योंकि राजू के ही गांव के कई सारे लड़के दिल्ली में रह कर के नौकरी कर रहे थे। राजू उन्हीं लड़कों के पास चला जाता है और फिर वहाँ पे उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। हालांकि राजू जब दिल्ली चला जाता है, इधर सुरेश को थोड़ी सी राहत तो मिल जाती है, लेकिन एक रात को सुरेश जब अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, बातचीत करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि क्यों ना पायल की शादी कर देते हैं। अपनी बेटी की शादी की बात लेकर जब अपनी पत्नी से कहता है तो सुरेश की पत्नी भी हामी भर देती है। उसके बाद से सुरेश अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार सुरेश की यह तलाश अलीगढ़ के बरतौलिया गांव में जाकर ख़त्म होती है और इसी बरतौलिया गांव का रहने वाला उसे भूरे मिल जाता है। भूरे जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो गुजरात में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। भूरे के पिता का नाम है डोरीलाल। दरअसल भूरे जो अपने माता पिता के इकलौता संतान है। भूरे जब पसंद आ जाता है उसके बाद से सुरेश भी आनन फानन में अपनी बेटी की शादी भूरे से कर देता है। दरअसल सुरेश जब अपनी बेटी की शादी भूरे से करता है तो सुरेश को पूरा यकीन होता है कि भूरे गुजरात में जहाँ पे नौकरी करता है शादी के बाद पायल को भी अपने साथ लेकर के चला जाएगा। लेकिन पायल जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, भूरे कुछ दिन तक अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसके बाद से अपनी पत्नी को अपने माता पिता के हवाले ही करके अकेले ही गुजरात शहर में चला जाता है। लेकिन इधर जब राजू को मालूम चलता है कि पायल की शादी हो चुकी है, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और दिल्ली की नौकरी छोड़ करके अपने घर चला आता है। हालांकि जब घर पे पहुंचता है, सुरेश भी जब उसे देखता है तो अब उसे देखने के बाद सुरेश को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सुरेश तब तक अपनी बेटी की शादी करके उसे ससुराल भेज चुका था। इधर राजू जब अपने गांव में पहुंचता है और जब उसे पायल दिखाई नहीं देती है, पायल से मिलने के लिए एकदम से बेताब हो उठता है। दरअसल राजू अपनी तमाम कोशिश तो करता है, लेकिन चाह करके भी पायल से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। राजू को जब पायल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, आखिरकार वो शराब का भी सहारा ले लेता है। जैसे तैसे अपना समय गुजारने लगता है। पर जैसे ही लगभग 3 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन सुरेश अपनी बेटी पायल को लेकर अपने घर पे चला आता है। इधर राजू को जब मालूम चलता है कि पायल अपने घर पे आ चुकी है, उससे मिलने के लिए मौके का तलाश करने लगता है और आखिरकार एक दिन राजू को वो मौका भी मिल जाता है। दरअसल सुरेश जब सुबह अपनी नौकरी पे चला जाता है, उसी दिन ही सुरेश की पत्नी मालिनी भी दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। दरअसल उस दिन घर में पायल अकेले मौजूद थी। जब उसके गली में राजू पहुंचता है और पायल जब उसे देखती है, अपने घर के अंदर बुला लेती है। घर के अंदर जब राजू जाता है तो जाते ही पायल से कहता है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। इस पे पायल भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। अगर मैं तुम्हारे साथ बेवफाई की होती तो भला मैं तुम्हें घर के अंदर क्यों बुलाती। दरअसल मैं उस वक्त इतना काफ़ी मजबूर थी कि चाह करके भी उस शादी का विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि तुमसे कोई कांटेक्ट भी तो नहीं हो रहा था। पर यकीन मानो, मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जितना जल्द हो सके मुझे अपने साथ लेकर के चलो, और अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर के नहीं जाओगे तो मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगी। साथ रहने की जब इजाज़त दे देती है, राजू भी खुश हो जाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा मौका दो, मैं कुछ पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। उसके बाद से राजू और पायल का फिर से पहले के जैसे ही बातचीत का सिलसिला नहीं बल्कि मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। दरअसल एक दिन पायल जब राजू को अपने घर के छत पर मिलने के लिए बुलाती है, उसी वक्त ही सुरेश अपने छत पे चला जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। राजू तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सुरेश अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। दरअसल सुरेश को अब समझ में नहीं आता है कि वो अपनी बेटी को समझाए कैसे, क्योंकि इसके बारे में वो अपने दामाद भूरे को भी नहीं बता सकता था।
दरअसल सुरेश अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजने के लिए जब भूरे के नंबर पर फ़ोन करता है तो भूरे भी उसे समझाते हुए कहता है कि अभी कुछ दिन तक पायल को वहीं पे रहने दीजिए। वहाँ पे रहने के लिए कहता है। चाह करके भी सुरेश अपने दामाद से सच्चाई नहीं बता पाता है। चूँकि पायल अपने घर में तो रहती है, लेकिन सुरेश अपनी बेटी को लेकर काफ़ी परेशान हो जाता है। भूरे जब अपनी पत्नी को अपने घर पे नहीं बुलाता है, आखिरकार एक दिन खुद ही सुरेश अपनी बेटी को लेकर के उसके ससुराल पहुंचा देता है। लेकिन ससुराल पहुंचने के बावजूद भी राजू के आदतों में कोई सुधार नहीं होती है। दरअसल पायल जब अपने ससुराल में चली जाती है, उसके बाद से राजू अब पायल के ससुराल में भी जाने लगता है और जाकर वहाँ भी मुलाकात करने लगता है। इस बात की जानकारी जब सुरेश को मालूम चलता है, अब सुरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। दरअसल सुरेश को अपनी बेटी को लेकर अब चिंता सताने लगता है कि कहीं एक न एक दिन जब इस बात की जानकारी उसके दामाद को मालूम चलेगा, वो पायल को छोड़ देगा, जिसकी वजह से उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सोच विचार करने के बाद एक दिन सुरेश हिम्मत जुटा करके अपने दामाद के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे सारी बात बता देता है। दरअसल सुरेश अपने दामाद भूरे से कहता है कि मेरे ही पड़ोस का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है राजू, जो पायल को काफ़ी परेशान कर रहा है। इस पर भूरे अपने ससुर को जवाब देते हुए कहता है कि अब घबराइए मत, मैं आकर उसे समझा दूंगा। तब जाकर के सुरेश भूरे से कहता है कि वो समझने वाला नहीं है। मैं अपनी तमाम कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन वो सही रास्ते पे नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि क्यों ना उसे इस दुनिया से ही हटा दे। राजू को जब इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, भूरे भी इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों मिल कर के एक प्लान बनाते हैं। और इसी प्लान के तहत कुछ ही दिन के बाद भूरे जब अपने घर पे आता है तो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल में आ जाता है। जब राजू के गांव अपने ससुराल में पहुंचता है तो अपने षड्यंत्र के तहत सबसे पहले राजू से ही दोस्ती कर लेता है और राजू के सामने इस तरीके से पेश आता है कि राजू को भी कभी नहीं मालूम चलता है कि भूरे को उसकी और पायल की सच्चाई मालूम चल चुका है। जब भूरे को पूरा यकीन हो जाता है कि राजू से उसकी पक्की दोस्ती हो चुकी है, इसी दोस्ती के आड़ में 1 अक्टूबर को शाम के करीब 7 बजे के आसपास राजू को एक सुनसान जगह पर शराब पार्टी देने के लिए बुलाता है। और इस प्लान में इधर सुरेश अपने षड्यंत्र के तहत अपने ही गांव के 2 लोगों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है गंगा सिंह और दूसरे का नाम है रूप सिंह। दरअसल ये चारों मिलकर के शराब लेकर एक सुनसान जगह पर जाते हैं और वहीं से भूरे राजू को बुलाता है। राजू भी जब अपने घर से निकलता है तो अपने परिवार वालों से झूठ बोल देता है कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ। जब सब के सब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, उसके बाद से भूरे और उसके ससुर सब के सब मिलकर के सबसे ज़्यादा मात्रा में राजू को शराब पिलाते हैं। राजू जब काफ़ी नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से सब के सब मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। राजू की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को लेकर के उठेर बांध पर लेकर जाते हैं और उसके बाद से भूरे अपने पास से एक तेज़धार हथियार को निकालता है और उसी हथियार से राजू के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके सर को नहर में फेंक देता है और राजू की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ करके सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। दरअसल जब राजू की हत्या करते हैं तो इस बात की जानकारी पायल को मालूम तक भी नहीं चलता है। जब अपने घर पे पहुंचते हैं, भूरे जैसे तैसे पूरी रात गुजारता है और अगले ही दिन अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन 1 सप्ताह के बाद जब पुलिस को राजू की डेड बॉडी बरामद हो जाती है और जब इस बात की जानकारी सुरेश को मालूम चलता है, सुरेश उसी वक्त ही अपना घर छोड़ देता है और फिर अपने दामाद भूरे के पास कुछ रात चला जाता है। वाकई में सुरेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो उसके बाद से पुलिस उसके दामाद भूरे के साथ साथ उसके गांव के दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन सबको गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जो कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं
मोहम्मद राशिद जो ज़िला कटिहार बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं बसंत साहनी जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं महेश सिंह जो मेहरौली नई दिल्ली के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं शंभू मंडल तो वैसे नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी अरब में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।